मेजर करना स्टार्ट कर दिया, है ना। क्योंकि वो दोनों गिल्ली डंडा खेलने में ही बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते थे, तो बैग में से गिल्ली डंडा छुपा के ले आए। तो कल हमने जो बात की थी कि टीचर के सजेशन पे इसको हाफ हाफ कर लो टेबल को, लेकिन लड़ो मत। तो उसके हिसाब से वो उस टेबल को अब हाफ हाफ मेजर करेंगे। Here is how they tried to measure the length of the desk using the danda and the gilli. The desk means to be having a length equal to 2 danda lengths and 2 lengths of the gilli. उन्होंने मेजर किया तो पता चला उनको कि ये जो टेबल है उसकी टोटल लेंथ 2 तो डंडे के बराबर है और 2 गिल्ली के बराबर है ना। 2 डंडे, जैसे मेरी ये टेबल है सामने, अगर मान लो मैं एक डंडा ले लेता हूँ या फिर जैसे ये रबर ले लेता हूँ, है ना। उनके पास में गिल्ली डंडा था इसलिए उन्होंने गिल्ली डंडा ले लिया, मैंने रबर ले लिया। अब इस रबर से मैंने मेजर किया एक एंड से लेकर के दूसरे एंड तक कितने रबर की लेंथ उसके इक्वल आई। वैसे 2 डंडे और 2 गिल्ली के बराबर उसकी टेबल की लेंथ थी। तो हाफ कितना हुआ? सर एक गिल्ली और एक सर डंडा। एक गिल्ली एक डंडा। गिल्ली और एक डंडा। या तो एक गिल्ली और एक डंडे के बराबर हाफ हो गया। तो अब क्या करेंगे वो कि एक गिल्ली और एक डंडे के बराबर की डिस्टेंस पे मार्क कर देंगे कि भाई यहां तक बूझों की जगह है और उसके आगे पहेली की जगह है। Drawing a line in the middle of the desk leaves each of them happy with a half of the desk equal to a danda and a gilli in length. After a few days, the marked line gets wiped out. Bujo now has a new set of gilli and danda as he lost his old one. अब क्या हुआ कि कुछ दिनों में वो जो मार्क बनाया था उन्होंने, वो वाइप आउट हो गया, मिट गया। तो अब क्या करें, दोबारा उन्होंने गिल्ली डंडे को यूज किया, लेकिन इस बार गिल्ली डंडा जो है वो दूसरा था, क्योंकि पहले वाला उससे खो गया बूझो से। तो उसने क्या किया, नया गिल्ली डंडा ले लिया और उससे उसने मेजर किया। Here is how the length of the desk seems to measure using the gilli and danda. ये दोनों फिगर 10.2 एंड 10.3 इसमें आप देखोगे तो अभी क्या हो रहा है कि थोड़ी बड़ी जगह आ रही है उनके पास। सर परफेक्शन नहीं हो पा रही है। हाँ, सेम नहीं होगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाएगा। तो यस सर। हाँ, तो मीजरिंग यूनिट जो है जिससे हम किसी भी डिस्टेंस को मेजर करते हैं वो कैसी होनी चाहिए? स्टैंडर्ड स्केल होनी चाहिए। स्टैंडर्ड नहीं होगी तो फिर हम, जैसे आप क्रिकेट खेलना स्टार्ट करते हो, जैसे अभी कृष्णा बोल रहा था कि जब वो खेलने आते थे 4th स्टैंडर्ड में तो बैट और बॉल दोनों लेके आते थे, है ना। सर मेरा वो क्रिकेट क्लास लगा था ना, इसलिए मैं लाता था हाँ, यस। तो स्कूल में ही। अब आपको अगर मान लो पिच बनाना है, जैसे आप क्रिकेट खेलने के लिए विकेट्स फिक्स करते हो कि विकेट्स स्टंप्स कहाँ पे लगाने हैं, तो बॉलिंग एंड और बैटिंग एंड दोनों में आपको स्टंप्स लगाने हैं डिस्टेंस पे। डिस्टेंस कितनी होती है वो? 22 यार्ड्स, है ना। 22 यार्ड में, यस सर। हाँ 22 गज, गज बोलते हैं इंग्लिश में उसको, यार्ड्स बोलते हैं। तो मोस्टली हम क्या करते हैं कि उन यार्ड्स को हम स्टेप से मेजर करते हैं, स्टेप्स और देखते हैं। सर बैट से भी। हाँ, हम देखते हैं कि 22 कदम की जो डिस्टेंस है उस 22 स्टेप्स की डिस्टेंस को हम पिच मान लेते हैं और उसके हिसाब से क्रीज बना लेते हैं और क्रीज के साथ में विकेट्स के स्टंप्स लगा देते हैं। लेकिन अगर मान लो वो की वही मेजरमेंट कोई बड़ा हमसे हाइट में ज्यादा है, हम छोटे हैं उनके सामने, और जैसे मैं ही हूँ, मैं 22 यार्ड्स को अगर मेजर करूंगा तो मेरा डिस्टेंस कम आएगा, और मंगेश सर करेंगे तो उनका स्टेप्स थोड़ा बड़ा है क्योंकि वो मुझसे हाइटेड है। तो उनका 22 यार्ड्स थोड़ा ज्यादा लेंथ में आएगा या उसकी ज्यादा डिस्टेंस रहेगी। तो दोनों में डिफरेंस आ गया। वैसे ही एक गिल्ली डंडा से जब, सर इसलिए वहाँ पे हमारे कोच करते हैं।
क्या करेंगे, एक स्टैंडर्ड यूनिट या फिर स्टैंडर्ड स्केल लेंगे हम। देखते हैं, देखें जैसे हम मैथ्स में स्केल यूज करते हैं, वो स्टैंडर्ड यूनिट या स्टैंडर्ड स्केल को हम यूज करेंगे, तब हमारी डिस्टेंस हर जगह पे इक्वल आएगी। हेलो, नाउ मैंने measured with the new set of gilli and danda, the desk length seems to be about 2 danda lengths, 1 gilli length with a small length still left out. अब जब उसने नए गिल्ली डंडे से बेंच को या टेबल को मीजर किया तो 2 डंडा और 1 गिल्ली आया और थोड़ी सी जगह बच गई। दिस इज लेस देन 1 गिल्ली लेंथ, नाउ व्हाट। अब वो जो जगह बच गई वो 1 गिल्ली से थोड़ी कम थी, तो अब उसको कैसे वो मेजर करें। व्हाट वुड यू सजेस्ट पहेली एंड बूजो डू टू measure the length of the whole dash? Sir, Can scale. Sir, use the scale. हाँ, Yes, sir. they पहले can दो they can Sir, use दोनों thread। उनको क्या करना चाहिए, एक थ्रेड लेना चाहिए और उस थ्रेड से उस पूरी टेबल को मीजर करके और उसका हाफ कर देना चाहिए, है ना, गिल्ली डंडे को इससे यूज अच्छा करने तो के सर बजाय। सर जो डंडा लगा है डंडे को रहने दो और फिर जो स्पेस बच रही है उसका सेंटर निकाल लो। हाँ, ये भी कर सर सकते उससे हैं। भी अच्छा रहेगा, जो गिल्ली है उससे गिल्ली का इजी है। सर हाँ गिल्ली का ही हाफ करते हैं तो वो भी इजी हो जाएगा। हाँ नहीं, हाँ, थोड़ी सी और जगह बच रही है ना, पर हाँ तो वो हो जाएगा। लेकिन बेस्ट वे यही है कि धागा लाया जाए या एक स्ट्रिंग लाया जाए, उस धागे से या थ्रेड से उस टेबल को पूरा मीजर कर लें और उस धागे का हाफ कर दें तो अपने आप ही मार्क हाफ पे आएगा, है ना। तो जैसे अभी कृष्णा ने पिच बनाने की बात की थी, तो कैन दे यूज ए क्रिकेट विकेट एंड बेल्स टू measure the length, or do you think that this might create the similar problem? वो जो प्रॉब्लम है वो दोबारा आ जाएगी, क्योंकि अगर विकेट से और उसकी जो बेल्स रहती हैं वही गिल्ली डंडे वाली बात है, तो गिल्ली डंडा जैसे होता है वैसे ही क्रिकेट में जो हम यूज करते हैं वो भी एक तरह से गिल्ली डंडा का ही एक पार्ट है। तो वो भी नहीं जमेगा, प्रॉब्लम वहीं वहीं आ जाएगी। वन थिंग दे कुड डू टू टेक ए स्मॉल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एंड मार्क 2 पॉइंट्स ऑन इट। देखो मैंने जो बताया आपको वही उनके दिमाग में भी आया, जो बूजो और तेली हैं दोनों के दिमाग में आया कि क्या करना चाहिए, एक स्ट्रिंग लेनी चाहिए या एक धागा लेना चाहिए, है ना, और उस धागे को मार्क कर देना चाहिए तो हाफ हो जाएगा। हाँ, they can measure the width of the desk in string length. How can they use the string to measure distances less than the length of a string? They can fold the string and mark it into half, 1/4 and 1/8 string lengths। जो उन्होंने एक स्ट्रिंग लेंथ ले ली पूरी बराबर और टेबल को मीजर कर लिया, 2 लोगों को अगर डिवाइड करना है तो हाफ कर देंगे, उसको डबल कर दिया, उस स्ट्रिंग को अगर डबल कर दिया तो वो हाफ हो गया, है ना, और उसको अगर और डबल कर दिया तो सर वो फोर पार्ट्स में डिवाइड हो गया। यस, वो 1/4 हो गया, है ना। अब उसको और यस डबल कर सर, दिया 1/8। 1/8, यस वेरी गुड, 1/8 हो गया। तो वो ज्यादा इजी और एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है ना। नाउ परहैप्स पहेली एंड बूजो कैन मेजर द एग्जैक्ट लेंथ ऑफ द डेस्क यूजिंग द स्ट्रिंग। जो स्ट्रिंग है उससे वो एग्जैक्ट लेंथ निकाल सकते हैं। You would say that they should use the scale in their geometry box and solve their problem. Yes, of course. सबसे स्टैंडर्ड प्रोसीजर जो है लेंथ को मेजर करने का वो है ज्योमेट्री बॉक्स में जो उनके पास में स्केल है, उस स्केल से वो उसको मेजर करेंगे।
अगर उससे वो मेजर करेंगे तो टेबल जो है वो एग्जैक्टली उतने सेंटीमीटर्स की आ जाएगी और उसको हाफ कर लेंगे। Bujo has been reading about the way people used to measure distances। पहले जो है वो बूजो ने पढ़ा था कि भाई लोग जो है वो कैसे एंशियंट टाइम में या उसके बाद में, जैसे अभी से क्रिकेट खेलने की बात हो रही थी, तो वो बोला कि सर स्टेप से हम मेजर करते हैं क्रिकेट पिच को। तो वो जो क्रिकेट पिच को स्टेप से मेजर करते हैं वो स्टैंडर्ड मेजरमेंट नहीं है, क्योंकि उसमें हमने स्टैंडर्ड स्केल यूज नहीं की। जिसकी हाइट ज़्यादा है उसका डिस्टेंस कम आएगा, स्टेप्स कम आएंगे, और जिसका हाइट कम है उसके स्टेप्स ज़्यादा आएंगे। ओके, there are so many occasions when we come across a need to measure lengths and distances. The tailor needs to measure the length of the cloth to know if it is enough to stitch a kurta। हमारा जो टेलर है वो मेजर करता है, क्लॉथ को हम लेके जाते हैं क्लॉथ टेलर के पास में, तो वो उससे पूछते हैं कि देखो तो इसको मेजर करके कि इससे शर्ट मेरी पूरी बन जाएगी या हाफ शर्ट बनानी पड़ेगी। हाफ शर्ट में थोड़ा कम कपड़ा लगता है, फुल स्लीव्स वाली शर्ट में ज़्यादा कपड़ा लगता है, और कुर्ते में उससे भी ज़्यादा कपड़ा लगता है। तो आप देख के बताओ कि मेरा ये जो मैं कपड़ा लाया हूं उससे कुर्ता बनेगा या नहीं। A carpenter needs to measure the height and width of a cupboard to know how much wood he would need to make its door। एक कबोर्ड है जो कि दीवार में बनी हुई है, मान लो जैसे यही है, ये हमारे पीछे जो खिड़की है, एक खिड़की में हमको डोर लगवाना है ना, ये इसको बंद करने के लिए इसमें डोर लगवाना है। तो उसको क्या करना पड़ेगा, इसको पूरा मीजर करना पड़ेगा इस विंडो को, और विंडो को मीजर करके वो बताएगा कि इसमें कितना वुड यूज होगा एक विंडो बनाने के लिए, विंडो के जो डोर्स रहते हैं वो बनाने के लिए। The farmer needs to know the length and width or the area of his land to know how much seed he can sow and how much water would be needed for his crops। उसकी जो क्रॉप्स हैं उनको बनाने के लिए या उनको ग्रो करने के लिए कितना पानी चाहिए, कितना सीड चाहिए, पूरे उसका जो फार्म हाउस है उस फार्म हाउस में पूरी तरह से ग्रो करने के लिए क्रॉप को कितना पानी चाहिए, कितना सीड वो सॉ करना चाहिए। तो उसको मेजर Sir, meeting room is locked. मीटिंग रूम इज लॉक्ड। Locked. जस्ट ए मिनट बेटा। अभी मैं आपको पेज शेयर कर रहा हूं ना इसमें, इसलिए मुझे दिखता नहीं है कि मीटिंग रूम लॉक हुआ कि नहीं हुआ। अभी अनलॉक है? Yes, sir. या Yes, sir. Now unlock. वेरी गुड श्रेयस। तो कोई भी एस्टिमेशन करने के लिए या हमको एजम्पशन के लिए, या जिसको हम बोलते हैं अंदाज लगाना, अंदाज लगाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, उस चीज को मीजर करना पड़ता है। सपोज यू आर आस्क्ड हाउ टॉल यू आर, you want to tell the length of a straight line from the top of your head to the heel of your feet। आपकी जो हाइट है उसको मेजर करने के लिए अभी आप क्या करोगे कि अपने अपने नेम के नीचे अपनी हाइट सेंटीमीटर्स में और अपना वेट केजी में ये लिख के भेजोगे। ठीक है, तो ये आपकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी, और एक मेरे लिए एक अच्छा जो डेटा है वो मेरे पास में आ जाएगा कि हमारी क्लास में जो बच्चे हैं उनका बायोमास कितना है। तो वो बायोमास इंडेक्स बोलते हैं उसको, बीएमआई। तो वो बीएमआई निकालने के लिए मुझे इजी रहेगा। तो आप लोग अभी 6th स्टैंडर्ड में हो, मीन्स 11 ईयर्स के हो, कोई 11 का है तो कोई 10 का भी हो सकता है, और कोई हम 12 starting है। हाँ यस सर, मैं 10 का हूँ। तो आप लोग क्या करोगे कि 3 डिटेल, ये वाला लेसन जो है इसका यही असाइनमेंट है, समझ लो।
कि आप अपना नेम लिखोगे और नेम के साथ में आपकी हाइट इन सेंटीमीटर्स, वेट, है ना, वेट इन केजी मीन्स किलोग्राम, एंड योर एज इन ईयर्स, ईयर्स एंड मंथ्स, कितना ईयर हो गया, कितना मंथ हो गया। अगर चाहो तो डेज भी लिख सकते हो, है ना। आपके बर्थडे से आप इजीली निकाल सकते हो कि कितने ईयर के आप हो गए, कितने मंथ के हो गए और कितने डेज के आप हो गए। मान लो जैसे कल 15 नवंबर, कल हमने देखा कि परसों, सॉरी कल नहीं, परसों, परसों चिल्ड्रंस डे था, हाँ, सबको याद है। यस सर। यस यस, सर। हाँ, तो नेहरू जी कल कितने साल के हो गए होंगे, मतलब उनको बर्थ हुए कितने साल हो गए, कोई बता सकता है। कैलकुलेट करो। नेहरू जी का बर्थडे जो है वो 14 नवंबर 1889 को हुआ, राइट। तो 1889 को अगर वो पैदा हुए थे तो परसों जब उनका बर्थडे आया, चिल्ड्रंस डे जो हमने सेलिब्रेट किया, तो वो था 2021। तो 1889, 41। हाँ, 1889 से 2021 कितने ईयर्स हो गए। 131 years. यस, 132 ईयर्स, 31, 32 आएगा। 32 आएगा, है ना, वन एंड थर्टी 132 टू ईयर। ईयर्स। ओके, क्योंकि अभी 2021 चल रहा है। हाँ, 132 ईयर्स के हो जाते अगर वो होते तो। वैसे होता नहीं है कभी ऐसा कि कोई इतना ज़्यादा जिएगा, कोई भी 100 साल से या 105 साल ज़्यादा से ज़्यादा, कोई कोई वर्ल्ड में जो रेयर लोग ही ऐसे हैं जो कि 105 से भी ऊपर चले गए, लेकिन यस मोस्टली सर। हम मानते हैं कि इंसान जो है वो 100 ईयर्स जीता है। तो आप क्या करोगे, ये 3 डिटेल्स, ये आप लिख लिख करके मुझे भेजोगे, जिसमें आपकी हाइट, मैं आपको उसका जो फॉर्मेट है वो भी बना के भेज दूंगा, तो उसी के हिसाब से आप मुझे लिख के भेजोगे, तो ये आपका असाइनमेंट हो जाएगा और मेरे पास में आपका पूरा डेटा आ जाएगा कि कौन कितना हेल्दी है। हेल्दी से मालूम पड़ जाएगा। अरे वाह, मनीष ने बोला 132 ईयर्स, वेरी गुड। तो ये काम करना है आपको इस लेसन में, उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ। और अगर हम गांव जाते हैं, 58 केजी का हूँ मैं। हाँ, तो अगर हम गांव जाते हैं तो लेंथ को हम कैसे, गांव में जब हम खेलते हैं तो किसी भी नॉर्मल लेंथ को हम मीटर तो लेके जाते नहीं है, हर जगह पे थोड़ा मीटर लेके जाएंगे। जैसे अगर मान लो जैसे आरएसी में हमारी टिकट है, आरएसी जानते हो ना, सब लोग गांव जाते हो तो आरएसी तो समझते होगे। यस सर। यस, तो आरएसी होता है रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन। अगर सर मान लो, हाफ सीट उस पे। हाफ सीट। हाँ, हाफ सीट मिलती है हमको। अब अगर मान लो कि हमारे साथ के जो आदमी हैं, मतलब हम हमारी फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनके साथ जा रहे हैं, तब तो हमको हाफ सीट की कोई झगड़ा नहीं रहेगा। लेकिन अगर कोई अनजान आदमी के साथ में हमारी आरएसी है तो हम क्या करते हैं, अगर साइड बर्थ है, साइड बर्थ पे हमको आरएसी आई है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे मोस्टली आरएसी जो है वो साइड बर्थ पे ही आती है, बीच वाली जो बे रहती है उस वाली बर्थ पे, कैबिन वाली जो बर्थ होती है उनमें आरएसी रेयर ही आती है, लेकिन सेकंड एसी वाले कोच में ही आती है, थर्ड एसी में और अपने स्लीपर में नहीं आती। क्यों नहीं आती, कोई बता सकता है। बोलो, अपना लॉजिक लगाओ। कल मैंने बताया था ना आपको कि आपका जो एनएएस एग्जाम हुआ था वो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी
लॉजिकल रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी पे हुआ था। तो आपका जो ये जो 3 मेजरमेंट ऑफ योर इंटेलिजेंशिया, आपके इंटेलिजेंस तो होने को जिससे मेजर किया जाता है, ये भी एक टाइप का मेजरमेंट है जिसको हम आईक्यू बोलते हैं। तो आप अपना आईक्यू यूज करो, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, और अपना दिमाग यूज करके और इसका लॉजिक बताओ कि आरएसी का जो बर्थ है उसका अलॉटमेंट ओनली साइड बर्थ में ही क्यों होता है, बीच वाली बर्थ में क्यों नहीं होता? सिद्धार्थ, सर रिपीट द क्वेश्चन। सर क्या बोल रहा है? सर वो जब वो कैबिनेशन में मार्क नहीं रहता, इस वजह से तो कोई ज्यादा यूज कर लेता है, कोई कम। अच्छा अच्छा, वो तो खैर है, वो एक प्रॉब्लम है ही है कि सीट का कोई मेजरमेंट नहीं रहता, लेकिन साइड बर्थ में तो हाफ हाफ सीट पहले से ही बनी रहती है जिनको हम ओपन कर सकते हैं, है ना? लेफ्ट एंड राइट सर दोनों तरफ सर ओपन हो ओपन जाती करके है। वहां पे बैठ जा सकते हैं, तो वो भी एक तरीके से वो हो जाएगा हाँ कि वहां पे ओपन करके नहीं सेंटर में, बैठ हाँ, सकते। जैसे वो बूजो और पहेली लड़ रहे थे, ऐसे फिर हम भी आरएसी में हमारे सामने जो को पैसेंजर है उससे लड़ाई करेंगे। ये तो एक बात है ही है कि हाफ हाफ क्लियर हो जाता है, लेकिन बीच में जो बर्थ आती हैं उनमें आरएसी इसलिए नहीं दिया जाता क्योंकि आरएसी मोस्टली बैठने के लिए होता है। हम ये मानते हैं कि हमको बैठने की जगह मिल रही है, लेटने की जगह नहीं है वहां, है ना? तो बैठने के लिए जो साइड वाली बर्थ है वो कन्वीनियंट है, उसमें आप आराम से बैठे रह सकते हो। लेकिन सेंटर में जो बर्थ होती हैं स्लीपर में और थर्ड एसी में, उसमें बीच में भी एक बर्थ आती है ना? मिडिल बर्थ जिसको हम बोलते हैं, Yes, sir. यस सर। अपर बर्थ, मिडिल बर्थ एंड लोअर बर्थ, ऐसे होते हैं ना 3 बर्थ। तो यस मिडिल सर। मिडिल बर्थ वाला कोई भी जो जिसको अलॉट हुई है, वो अगर मान लो उसको ओपन करेगा लेटने के लिए, तो फिर नीचे जो जिनको आरएसी दे दिया वो बैठेंगे कैसे? वो ऐसे मुर्गे की तरह थोड़ा बैठेंगे, जब वो तो इतनी स्पेस ही नहीं होती है, छोटी सी स्पेस होती है 2 बर्थ के बीच में, तो वो तो बैठ ही नहीं पाएंगे, बैठ नहीं सकते उसमें ऐसा। लेकिन सेकंड एसी में ऐसा चलता है क्योंकि सेकंड एसी में मिडिल बर्थ नहीं होती, तो ओनली लोअर बर्थ एंड अपर बर्थ होती है, और उन दोनों के बीच यस में सर। बहुत अच्छी डिस्टेंस होती है। तो कभी कभी रेलवेज जो है वो अगर मान लो रिजर्वेशन की बहुत ज़्यादा डिमांड है, जैसे फेस्टिवल सीजन में होती है, बहुत लोग जाना चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं कि जो लोअर बर्थ रहती है सेकंड एसी में उसको भी आरएसी पे दे देते हैं ताकि 2 जन उसमें आराम से बैठ सके। और मोस्टली उन ट्रेन्स में जिनमें के ट्रेवलिंग डे टाइम की है, ओके? तो उसको मेजर करना हो, हाफ हाफ करना है हमको, तो साइड बर्थ तो इजीली हो जाती है, कृष्णा ने बोला कि वो तो ओपन होती है, सेंटर में उसमें गैप रहता है, तो वो जो गैप है वही हाफ हाफ हो गई। वैसा ही कोई भी बर्थ में हमको करना है तो हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग रखेंगे, स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग से पूरी लेंथ को मेजर करेंगे, उसको डबल करेंगे, स्ट्रिंग को जैसे ही डबल करेंगे तो वो हाफ हो जाएगा, और उस हाफ से उस बर्थ को या बेंच को हम मेजर कर देंगे, तो हाफ हाफ सेक्शन हमारा मेजर्ड होगा। ठीक है? हाउ लॉन्ग, सपोज यू आर आस्क्ड हाउ टॉल यू आर, अभी मैंने बताया आपको, आपको सेंटीमीटर्स में अपनी हाइट लिखनी है। यू वांट टू टेल द लेंथ ऑफ ए स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द टॉप ऑफ योर हेड टू द हील ऑफ योर फीट, आपके हील से लेकर के और सिर तक, टॉप ऑफ द हेड, यहां तक की जो डिस्टेंस है, और वो भी बैक साइड से, आगे से नहीं। आगे से क्या है, हमारा फेस भी होता है, चेस्ट भी होता है, और ये अपना स्टोमक भी होता है, तो उसकी वजह से लाइन स्ट्रेट नहीं आएगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मोस्टली आपने देखा होगा जब भी हाइट को मेजर करते हैं तो क्या करते हैं,
अपनी हील को बिल्कुल स्ट्रेट करके और ऐसे बॉल के बाजू में खड़े हो जाते थे, राइट। बॉल के बिल्कुल Sir. एडजस्ट टू वॉल, इस पे चिपक जाते हैं बॉल पे, और यहाँ की जो लेंथ हाइट है, इस हाइट को यहाँ पे मार्क करते हैं, यहाँ पे मार्क किया, और फिर इस मार्क से लेकर के और नीचे तक पूरा उसको मेजर करते हैं, तब हमारी एग्जैक्ट हाइट आती है। अदरवाइज अगर हम मेजरिंग टेप से अपनी बॉडी को ऐसे करेंगे तो एक तो स्ट्रेट नहीं होगा वो, इसके जितना जितना कि बॉल इतनी स्ट्रेट होती है ना। तो ऐसे ही आपको करना है कि अपने घर पे आप जहां कहीं भी एक स्ट्रेट बॉल हो, मैंने तो अभी आपको बोर्ड पे खड़े होके दिखाया, लेकिन आप अपने घर पे स्ट्रेट बॉल रखना, और स्ट्रेट बॉल पे ऐसे टच होकर के स्ट्रेट खड़े हो जाना, और नीचे नहीं होना ना, बिल्कुल ऐसे नीचे होना, बिल्कुल स्ट्रेट में। हमारे जो शोल्डर्स हैं, ये दोनों शोल्डर्स कहाँ टच होने चाहिए, बॉल के ऊपर टच होनी चाहिए, तब हमारी हाइट एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट, स्टैंडर्ड मेजरमेंट आ जाएगी। तो एक काम तो आपको ये करना है कि अपनी हाइट को मेजर करना है। आपके वेट को, वेट के लिए हो सकता है कि आपके पास में वेइंग मशीन ना हो, तो फिर भी कोशिश करना, अगर मान लो वेइंग मशीन आपकी हो सके या आसपास में किसी के पास हो, तो आप वेट अपना कर सकते हो, या मम्मी पापा से पूछ लेना कि आपका वेट कितना है, अगर आप कभी उन्होंने मीजर करवाया हो तो, या आपका सर सर मेरे पास वेट की मशीन है, तो मैंने अभी चेक किया था 37 अरे kg। वाह 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 वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि श्रेष्ठ के पास में तो मीजरिंग मशीन है। तो वेइंग मशीन जिसको हम बोलते हैं, अगर वेइंग मशीन आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग, लेकिन करना है ये आपको, है ना। जब भी आपको मौका मिले, या जिस तरीके से भी आप अपना वेट एग्जैक्टली निकाल सको, तो उसके हिसाब से, और जब आप वेट और अपना हाइट ये दोनों मेजर कर लोगे, तब नीचे डेट लिखना, और डेट के हिसाब से जिस डेट को आपने हाइट और अपना वेट मेजर किया है, उस डेट को लिख के, और उस दिन आप कितने ईयर्स के, कितने मंथ्स के और कितने डेज के हो गए, इसको कैलकुलेट करना है। ये 3 काम करने हैं आपको। जिस दिन आपने अपना वेट और हाइट मेजर किया, उसी दिन डेट लिख लेना, और अपने बर्थ डेट से, आपका जो बर्थडे आता है उस बर्थडे के हिसाब से, जिसको हम डेट ऑफ बर्थ भी बोलते हैं, उस डेट ऑफ बर्थ से मेजर करना है, या कैलकुलेट करना है कि आप कितने ईयर्स के, कितने मंथ्स के और कितने डेज के हो गए। ये आपका असाइनमेंट है इस लेसन के लिए, सब लोगों के लिए। ओके, तो अब हम देखते हैं कि कोई रूम कितना बड़ा है, फिर कभी देखते हैं कि डेस्क कितनी वाइड है, कभी देखते हैं कि दिल्ली से लखनऊ कितना डिस्टेंस पे है, कितना दूर है, और कभी देखते हैं कि मून हमारे अर्थ से कितना दूर है, हाउ फार अवे इज द मून फ्रॉम द अर्थ, उसकी कितनी डिस्टेंस है। तो ये तो साइंटिस्ट जो है, उन्होंने मेजर किया हुआ है कि अर्थ से Sir, मून कितना डिस्टेंस पे है। sir, हाँ हाँ सिद्धार्थ बोलो। sir, मून और अर्थ का डिस्टेंस है 3,84,400 किलोमीटर। अरे वाह, वेरी गुड सिद्धार्थ। 3,84,400, सॉरी, 3,84,400 किलोमीटर हमारे मून से अर्थ की डिस्टेंस है। ओके, वैसे ही सर, और अर्थ का डिस्टेंस 15 करोड़ किलोमीटर। कितना? 15 करोड़ किलोमीटर। सर सन, सन की डिस्टेंस। सर सन से तो अर्थ की 150 करोड़ है ना किलोमीटर। हाँ, ऐसा बोलते हैं कि
जो लाइट की तो स्पीड है, लाइट की जो स्पीड है उससे लाइट का मेजर स्पीड है करते हैं। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। हाँ, फर्स्ट फर्स्ट रे ऑफ लाइट, फर्स्ट रे ऑफ लाइट जो है उसको सन से हमारी अर्थ तक आने में 8 मिनट्स लगते हैं। और सर सन के कोर से लेके सन के आउटर एरिया तक आने में 1 लाख ईयर्स लगते हैं और सन से अर्थ तक आने में 8 मिनट्स। यस, वेरी गुड। तो 8 मिनट्स लगते हैं। तो सन से सनलाइट को हम तक पहुंचने में जब 8 मिनट्स लगते हैं तो हम क्या करते हैं कि लाइट की स्पीड से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं कि जो लाइट की स्पीड है वो है अप्रॉक्स 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, है ना। तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड के हिसाब से हम देखते हैं कि कितना 8 मिनट्स में वो डिस्टेंस कवर करेगा। तो उसी को हम बोलते हैं डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू सन। तो ये जो मेजरमेंट है, ये मेजरिंग यूनिट्स हैं। हम क्या कर रहे हैं, किलोमीटर्स को यूज कर रहे हैं डिस्टेंस को मेजर करने में, केजी को हम कर रहे हैं वेट को मेजर करने में, और टाइम को कर रहे हैं सेकंड्स के लिए, है ना। जैसे उसने बोला कि अप्रॉक्स 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, तो पर सेकंड का मतलब सेकंड अप्रोक्स 3 लाख के और मेनली 299792458 पर सेकंड है मीटर्स। हाँ, राइट। हम सर 3 लाख हमारे ज्योग्राफी बुक लिखा हुआ है। 3 लाख मानते हैं, है ना। स्टैंडर्ड कंडीशंस में 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड मानते हैं उसको, है ना, ताकि यस सर, वो हाँ, अप्रोक्स है। ताकि कैलकुलेशन में भी थोड़ा इजी हो जाए। अगर हम 2.9964 करेंगे तो हमको थोड़ा प्रॉब्लम होगा कैलकुलेशंस में, इसलिए उन्होंने स्टैंडर्ड मान लिया कि जो लाइट की स्पीड है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है ना। तो ये 3 चीजें, ये फंडामेंटल मेजरमेंट है, ये वेट और डिस्टेंस और टाइम। ओके, वेट डिस्टेंस एंड टाइम, ये 3 चीजें फंडामेंटल यूनिट्स हैं या फिर फंडामेंटल मेजरमेंट्स हैं, जो कि हर चीज इधर उधर घूम फिर के जिसको हम बोल सकते हैं कि ये यूनिवर्सल मेजरमेंट्स हैं। और कहाँ भी जहां भी हम जाएंगे वहां पे किलोमीटर्स में डिस्टेंस को, किलोग्राम में वेट को, और सेकंड्स में टाइम को, इसको हम मेजर करते हैं। तो ये 3 बेसिक मेजरमेंट्स हैं या फिर बेसिक फंडामेंटल मेजर्स हैं। तो ऑल दीज क्वेश्चंस हैव वन थिंग इन कॉमन, they all concern distance between two places. The two places may be close enough like the two ends of a table, or they may be far apart like Jammu and Kanyakumari. Let us do a few measurements to see what exactly we need to do when we measure distances or lengths. हमको क्या करना चाहिए जब हम किसी भी डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं। इसका हमको ध्यान रखना चाहिए कि पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस और टाइम टू टाइम, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए। आपके मेजरमेंट में कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए, और या फिर जिसको हम बोलते हैं एरर रेक्टिफिकेशन, आपकी एरर कुछ नहीं होनी चाहिए उस लेंथ को या उस डिस्टेंस को मेजर करते टाइम पे। टाइम, जगह और जो पर्सन है, उन तीनों में डिफरेंस नहीं आना चाहिए कि किसी ने मेजर किया तो बोला कि 22 यार्ड्स आ रहा है, किसी ने बोला नहीं मेरा तो 21 ही आ रहा है, कोई बोल रहा है 21.5 आ रहा है ना। तो ये डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए, उसी को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड मेजरमेंट। वर्क इन ग्रुप्स एंड ईच ऑफ यू डू दिस एक्टिविटी बाय वन using your foot as a unit of length, measure the length and breadth of the classroom। देखो उसने यही एग्जांपल लिया है अपनी एक्टिविटी के लिए कि कितना डिफरेंस आ जाता है।
It is possible that while measuring these, you may find some part remains to be measured as it is smaller than your foot. Use a string to measure the length of a part of your foot as you did before. Record your observations in table 10.1. अपनी क्लास में जैसे मान लो कृष्णा ने अपनी क्लास को मीजर किया, उसके कितने स्टेप्स आए, फिर सिद्धार्थ ने किया, उसके कितने स्टेप्स आए, फिर श्रेष्ठ ने किया, उसके कितने स्टेप्स आए। सबके अपने अपने स्टेप लेने का भी स्टाइल अलग अलग है। हाँ, मान लो जैसे मिश्रा जी ने लिया, मिश्रा जी ने लंबे लंबे स्टेप ले लिए तो कम स्टेप्स की डिस्टेंस आएगी, और सिद्धार्थ ने छोटे छोटे स्टेप लिए तो उसकी ज्यादा नंबर आएंगे स्टेप्स के। तो ये जो डिफरेंस है, और फिर भी थोड़ी सी स्पेस छूट जाएगी क्योंकि हमारे एग्जैक्ट स्टेप के बराबर हो सकता है कि लेंथ डिवाइड ना हो पाए, है ना। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि डिफरेंस इन मेजरमेंट। वर्क इन ए ग्रुप एंड ईच ऑफ यू यूज योर हैंड स्पान। हमारी जो हैंड स्पान है, ये जो हमारा थंब है, थंब के लास्ट एंड से लेकर के और जो स्मॉल फिंगर है उसके एंड तक की जो डिस्टेंस है उसको हम हैंड स्पान बोलते हैं। अब कई लोग जो है वो इसको पूरा नहीं ओपन कर पाते, मान लो इसको थोड़ा छोटा कर लिया, या थंब को पूरा ऐसे ओपन नहीं किया, थोड़ा छोटा कर लिया, या फिर किसी ने उसको थोड़ा ज्यादा कर लिया, किसी ने हैंड स्पान को थोड़ा टेढ़ा कर लिया, तो इसमें मेजरमेंट में डिफरेंस आएगा। अगर हमारी क्लास के अंदर हैंड स्पान से हम टेबल को मेजर करें। Here too you may find that you need string length equal to your hand span and then fractions of this string length to make the measurement. Record your observations. We see that measurement means the comparison of an unknown quantity to the known quantity, right? With some known quantity. This non-fixed quantity is called a unit. जब भी हम किसी चीज को मेजर करते हैं, किसी भी लेंथ को हम मेजर करते हैं, तो क्या करते हैं कि लेंथ की अननोन क्वांटिटी है, वो जो लेंथ है वो हमारे लिए अननोन है, उस अननोन को हम नॉन से, जो हमारे पास में पहले से है, उससे हम उसको कंपेयर करते हैं। जैसे हैंड स्पान ही है, हैंड स्पान हमारा फिक्स्ड है, ये नॉन है हमारे लिए, ये यूनिट है हमारी, है ना। और टेबल जो है उसकी लेंथ हमारे लिए अननोन है, तो उसको हम नॉन क्वांटिटी को अननोन क्वांटिटी से कंपेयर करते हैं। तो जो नॉन क्वांटिटी है या फिक्स्ड क्वांटिटी है उसको हम बोलते हैं यूनिट। द रिजल्ट ऑफ ए मेजरमेंट इज एक्सप्रेस्ड इन टू पार्ट्स, वन पार्ट इज ए नंबर, द अदर पार्ट इज द यूनिट ऑफ द मेजरमेंट। जैसे अभी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड बताई, तो 3 लाख जो है वो तो नंबर है, और सेकंड्स उसमें किलोमीटर पर सेकंड उसकी यूनिट है, राइट। इफ इन एक्टिविटी द लेंथ ऑफ द रूम इज फाउंड टू बी 12 लेंथ्स ऑफ योर फुट, then 12 is the number and foot length is the unit selected for the measurement. ओके तो अगर मान लो आपके क्लासरूम की लेंथ 12 स्टेप्स आती है, तो फुट लेंथ आपकी, तो फुट लेंथ जो है उसका नंबर 12 है, तो 12 तो हुआ नंबर और फुट लेंथ हुई उसकी यूनिट। इसी को बोलते हैं हम मेजरमेंट। ओके ओके सर।